जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्ड ईयर इंग्लिश फाउंडेशन का यूनिट 4 या चैप्टर 4 रनिंग फॉर गवर्नर बाय मार्क ट्वेन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें आप ध्यान से समझेंगे। यह बहुत जटिल कहानी है, इसे कहानी की तरह नहीं लिखा गया है। इसमें कई सारे न्यूज़पेपर्स कटिंग्स को शामिल करके कहानी का रूप देने की कोशिश की गई है। यानी यह एक कहानी नहीं है, इसमें कई कहानियां, 7 से 8 कहानियां हैं जो आपस में मिक्स हो जाती हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसलिए इसका एक बेसिक आइडिया आप लेके चलेंगे। मार्क ट्वेन नाम का एक व्यक्ति है जो काफ़ी प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और ईमानदार है। वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराता है। उसके 2 विरोधी हैं, 2 अलग-अलग पार्टियों से, जो उसके खिलाफ न्यूज़पेपर में प्रोपेगेंडा या झूठी खबरें छपवाते रहते हैं। पूरी कहानी इन खबरों के आसपास घूमती है। मार्क ट्वेन पर न्यूज़पेपर्स में कई सारे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, कई बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। मार्क ट्वेन अपने इन आरोपों पर बहुत दुखी होते हैं और व्यथित रहते हैं और अंततः वह अपनी उम्मीदवारी को, जो चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार थे, उसे वह छोड़ देते हैं। इसमें कई सारे आरोप उन पे लगाए जाएंगे जिसकी कहानियां आप न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू पढ़ोगे। आपको ये याद रखना है, यह सारी कहानियां, ये सारे आरोप जो न्यूज़पेपर मार्क ट्वेन पर लगाएंगे, ये झूठ होंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में इसकी समरी को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन वहां कम समय होने की वजह से कई छात्रों को यह कहानी समझने में बहुत कठिनाई हुई। इस वजह से मैं आज इसकी डिटेल स्टोरी अपलोड कर रहा हूं। यह कहानी जटिल है और इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। कहानी में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन कोर्स हिंदी, इंग्लिश, साइबर सुरक्षा, डिजिटल जागरूकता और व्यक्तित्व विकास के सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन या कमेंट से देख सकते हैं। किसी भी वीडियो या चैप्टर के नोट्स या पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि प्रकाश पर जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रनिंग फॉर गवर्नर। कुछ महीने पहले मुझे न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर के लिए नामांकित किया गया था, जहां मुझे मिस्टर जॉन टी स्मिथ और मिस्टर ब्लैंक जे ब्लैंक के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना था। मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों सज्जनों की तुलना में मेरे पास एक बड़ा फायदा है और वह था मेरी अच्छी प्रतिष्ठा। यह देखना बहुत आसान था क्योंकि अखबारों से साफ था कि अगर कभी इन्हें अच्छा नाम होने का अनुभव हुआ था तो वह समय अब बीत चुका था। अब यह जाहिर हो चुका था कि पिछले कुछ वर्षों में ये दोनों लोग हर तरह के घिनौने अपराधों से परिचित हो चुके थे। लेकिन ठीक उसी समय जब मैं अपने इस फायदे पर खुश था और इसका आनंद ले रहा था, कुछ गहरे अजनबी एहसासों ने मेरी खुशी को थोड़ी सी बेचैनी में बदल दिया। वह एहसास था, मेरा नाम इन लोगों के नामों के साथ जोड़ा जा रहा था। अब मुझे इस बात से बहुत असहजता हो रही थी। मैं और ज़्यादा परेशान होने लगा। आखिरकार मैंने अपनी दादी को इस बारे में लिखा और उनका जवाब जल्दी और स्पष्ट था। उन्होंने लिखा, तुमने अब तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे तुम्हें शर्म महसूस हो, एक भी नहीं। अखबारों को देखो, उन्हें देखो और समझो कि मिस्टर स्मिथ और मिस्टर ब्लैंक जैसे लोग किस तरह के हैं, और फिर देखो क्या तुम उनके स्तर पर खुद को गिराकर उनके साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो। यह वही बात थी जो मैंने भी सोची थी। उस रात मैं एक पल भी नहीं सो सका, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हट सका। मैं पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो चुका था और अब मुझे इसे आगे बढ़ाना ही था। जब मैं नाश्ते के समय बिना ध्यान दिए हुए यूं ही अखबार पलट रहा था, तभी मेरी नज़र एक अजीब से अनुच्छेद पर पड़ी और मैं पूरे दिल से कह सकता हूं कि इससे पहले मैं कभी इतना चकित नहीं हुआ था। झूठी गवाही, प्रिज्यूरी। शायद अब जबकि मिस्टर मार्क ट्वेन जनता के समक्ष गवर्नर पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, वे कृपा करके यह तो स्पष्ट करेंगे कि 1863 में कोचीन, चाइना के वकावक नामक स्थान पर 34 गवाहों द्वारा उन्हें झूठी गवाही देने का दोषी कैसे ठहराया गया और यह झूठ किस लिए बोला गया। एक गरीब स्थानीय विधवा और उसके असहाय परिवार से उसका एकमात्र
सहारा एक छोटा सा बाग हड़पने के लिए। मिस्टर ट्वेन को खुद के लिए ही नहीं बल्कि उन महान लोगों के लिए भी जिनसे वह वोट की उम्मीद रखते हैं, यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। क्या वे करेंगे? मैं तो हैरानी से फट ही पड़ता। कितनी निर्दयी नृशंस आरोप प्रवृत्ति थी यह। मैंने कभी कोचीन चाइना देखा ही नहीं था। मैंने वकावक नाम भी पहले नहीं सुना था। मुझे बाघ और कंगारू में फर्क भी नहीं पता था। मैं बिल्कुल हैरान और बेबस था। उस दिन मैंने कुछ नहीं किया, बस यूं ही बीत गया। अगली बार सुबह उसी अखबार में केवल इतना ही छपा, सार्थक मौन। देखा जाए तो मिस्टर ट्वेन कोचीन चाइना वाली प्रेज्यूरी पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुनावी अभियान के बाकी हिस्से में अखबार मुझे सिर्फ और सिर्फ कुख्यात झूठा गवाह ट्वेन के नाम से पुकारता रहा। अब गैजेट अखबार की बारी थी जिसमें यह छपा। जानना जरूरी है, क्या गवर्नर पद के उम्मीदवार यह कृपा करेंगे अपने कुछ सह नागरिकों को यह छोटी सी बात स्पष्ट कर दें कि मोंटाना में उनके केबिन में रहने वाले साथियों की छोटी छोटी चीजें रह रहकर गायब हो रही थी और अंततः वे सभी सामान मिस्टर ट्वेन के पास उनके सूटकेस में मिलते रहे। और फिर उन्हीं के साथियों ने उनके हित में एक चेतावनी दी और उन्हें वह कैंप छोड़ने के लिए विवश किया, हमेशा हमेशा के लिए। क्या इससे यह दुर्भावनापूर्ण आरोप और कोई हो सकता था? क्योंकि मैं तो कभी मोंटाना गया ही नहीं। इसके बाद इस अखबार ने मुझे हमेशा ट्वेन मोंटाना का चोर कहकर ही पुकारा। अब मैं अखबारों को डरते डरते उठाता था, कुछ वैसे ही जैसे कोई कम्बल उठाता है जिसमें उसे सांप छिपा होने का शक हो। एक दिन मेरी नजर इस पर पड़ी। माइकल ओफ्लैंगन और वाटर स्ट्रीट के मिस्टर स्नब रेफर्ट्री एवं मिस्टर कैटी मुलिंगन के शपथ पत्रों से यह सिद्ध हो गया कि मिस्टर मार्क ट्वेन द्वारा हमारे महान नेता ब्लैक जे ब्लैंक के दिवंगत दादा पर डकैती के आरोप में फांसी की बात सरासर झूठ है, निराधार और नीचतम किस्म की मनगढ़ंत बात है। यह देखकर सच्चे लोग निराश होते हैं कि कुछ लोग राजनीतिक सफलता के लिए मृतकों की कब्रें भी नहीं छोड़ते और उनके सम्मानित नामों को कलंकित करते हैं। जब हम सोचते हैं कि इस बेहुदे झूठ से मृतक के निर्दोष रिश्तेदारों और मित्रों को कितना दुख हुआ होगा, तो हमारा मन भी उस झूठे पर सार्वजनिक क्रोध के तहत कोई गैर कानूनी सजा देने को तत्पर हो उठता है। लेकिन नहीं, चलो हम उसे उसकी फटी हुई अंतर आत्मा की पीड़ा के हवाले छोड़ देते हैं। हालांकि अगर जनता का क्रोध बेकाबू हो गया और किसी ने उस झूठे के साथ कुछ कर भी दिया, तो यह स्पष्ट है कि न कोई जूरी उसे दोषी ठहरा सकती है और न कोई अदालत सजा दे सकती है। इस चतुराई भरी धमकी ने मुझे उसी रात तेजी से बिस्तर से उठने और फिर पिछले दरवाजे से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया, जबकि अपमानित और क्रोधित जनता मुख्य द्वार से अंदर घुस रही थी, फर्नीचर और खिड़कियां तोड़ते हुए और जाते जाते जो भी उठा सके ले जाते हुए। और फिर भी मैं हाथ रखकर कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी मिस्टर ब्लैंक के दादा के बारे में कोई झूठ नहीं बोला था। सच कहूं तो मैंने उनके बारे में आज के दिन तक कभी सुना ही नहीं था। मैं यह भी जोड़ दूं कि उपरोक्त अखबार ने इसके बाद मुझे हमेशा पेन मुर्दा चुराने वाला कहकर ही बुलाया। अगला अखबार लेख जिसने मेरा ध्यान खींचा वह था एक प्यारा उम्मीदवार मिस्टर मार्क ट्वेन, जिन्हें पिछली रात इंडिपेंडेंस की विशाल सभा में एक कमाल का भाषण देना था, समय पर पहुंचे ही नहीं। उनके डॉक्टर की ओर से एक टेलीग्राम आया कि एक बेकाबू घोड़ा गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी है और उनकी टांग 2 जगह से टूट गई है, वो भयंकर पीड़ा में है, वगैरह वगैरह और भी बहुत सा बकवास। और इंडिपेंडेंस ने बड़ी कोशिश की इस बेहुदा बहाने को निगलने की और यह दिखाने की कि उन्हें असली कारण का कुछ पता ही नहीं है। उनका यह गौरवपूर्ण उम्मीदवार क्यों अनुपस्थित रहा। एक आदमी को पिछली रात मिस्टर ट्वेन के होटल में लड़खड़ाते हुए देखा गया, जैसे कि वह बिल्कुल नशे में धुत हो। अब इंडिपेंडेंस की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह यह साबित करे कि वह मदहोश व्यक्ति मार्क ट्वेन नहीं था। अब हमारे पास सबूत है। यह मामला अब टालने वाला नहीं है। जनता की गड़गड़ाती हुई आवाज कह रही है, हु वॉज दैट मैन? कौन था वो आदमी?
यह अविश्वसनीय था, बिल्कुल अविश्वसनीय कि वाकई इस शर्मनाक संदेह के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा था। पूरे 3 साल बीत चुके थे जब मैंने शराब, बियर, वाइन या किसी भी किस्म की नशीली चीज को हाथ तक लगाया था। यह इस बात का सबूत था कि हालात मुझ पर कितना असर डाल रहे थे। जब मैंने अगले अंक में खुद को मिस्टर डिलीरियम ट्रेमेंस पेन कहे जाते देखा तो मुझे कोई झटका नहीं लगा, जबकि मुझे पता था कि यह अखबार अब मुझे लगातार यही कहकर पुकारता रहेगा जब तक कि कहानी का अंत ना हो जाए। अब तक मेरी डाक का एक अहम हिस्सा बेनाम पत्र बन चुके थे। इनमें कुछ इस तरह की शैली आम थी। उस बूढ़ी औरत का क्या हुआ जिसे तुमने अपने घर के सामने से भगाया था जबकि वह भीख मांग रही थी? पोल पैरी। और यह कुछ बातें हैं जो तुमने की हैं और जो सिर्फ मुझे पता है। बेहतर होगा कि तुम मुझे थोड़ी घूस दे दो, नहीं तो अगली बार अखबारों में पढ़ोगे। हैंडी एंडी द्वारा लिखा गया। यही सिलसिला था। अगर ज़रूरत होती तो मैं ऐसे दर्जनों पत्रों की सूची आपको दिखा सकता था, जब तक कि पाठक ऊब न जाए। कुछ ही समय बाद एक प्रमुख रिपब्लिकन अखबार ने मुझे व्यापक घूसखोरी का दोषी ठहरा दिया और एक प्रसिद्ध डेमोक्रेटिक पत्र ने मुझ पर गंभीर ब्लैकमेलिंग का आरोप चिपका दिया। इस तरह मुझे 2 और नए नाम मिल गए, ट्वेन गंदा भ्रष्टाचारी और ट्वेन घिनौना ब्लैकमेलर। अब तक मेरे खिलाफ लगाए गए भयंकर आरोपों का जवाब देने की मांग इतनी जोर पकड़ चुकी थी कि मेरी पार्टी के संपादकों और नेताओं ने साफ कह दिया कि अगर मैं और चुप रहा तो यह मेरी राजनीतिक आत्महत्या होगी। जैसे उनकी बात को और भी ज़रूरी साबित करने के लिए अगले ही दिन एक अखबार में यह छपा, देखो इस इंसान को। इंडिपेंडेंस उम्मीदवार अब भी चुप है क्योंकि वह बोलने की हिम्मत नहीं करता। उसके खिलाफ हर आरोप पूरी तरह सिद्ध हो चुका है और उसकी खुद की जबरदस्त चुप्पी ने इन आरोपों की बार बार पुष्टि कर दी है। यहाँ तक कि आज वह हमेशा के लिए दोषी साबित हो चुका है। अपने उम्मीदवार को देखो, इंडिपेंडेंस। देखो इस बदनाम झूठे को, इस मोंटाना के चोर को, इस लाश चुराने वाले को, इस शराबी पागलपन के अवतार को, इस गंदे भ्रष्टाचारी को, इस घिनौने आलिंगनकर्ता को। उसे घूरो, अच्छी तरह सोचो और फिर बताओ, क्या तुम ईमानदारी से अपने वोट उस प्राणी को दे सकते हो जिसने इन सब डरावने उपाधियों को अपने घृणित अपराधों से कमाया है और जिसने किसी एक भी आरोप का खंडन करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई? अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। गहरे अपमान और शर्म के साथ मैंने इन सारे बेबुनियाद आरोपों और घिनौने झूठों का जवाब तैयार करना शुरू किया, लेकिन मैं यह काम कभी पूरा नहीं कर सका क्योंकि अगली ही सुबह एक अखबार में एक और नया और भयानक आरोप छप चुका था। अगली सुबह एक अखबार में एक नया और भयावह आरोप छपा जिसमें मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने एक मानसिक रोगी आश्रम को और उसके सभी निवासियों को जला डाला क्योंकि वह मेरी घर की दृश्यता में या व्यू में रुकावट डालता था। यह आरोप सुनकर मुझे हलचल मच गई। फिर एक और आरोप आया कि मैंने चाचा को जहर दे दिया ताकि उनकी संपत्ति को हथिया सकूं और साथ ही यह मांग की गई कि उनका कब्र खोला जाए। यह आरोप मुझे मानसिक तनाव की कगार पर ले गया। इसके बाद मुझ पर यह आरोप भी लगाया कि जब मैं अनाथालय का अधीक्षक था तो मैंने बिना दांत वाले और अयोग्य बुजुर्ग रिश्तेदारों को वहां के खाने की तैयारी करने का जिम्मा सौंपा। मैं डगमगाने लगा, डगमगा रहा था और अंततः पार्टी की दुर्भावना के कारण जो निर्लज्ज उत्पीड़न मुझ पर हो रहा था उसका एक उपयुक्त और खतरनाक अंत यह हुआ कि 9 छोटे-छोटे बच्चे जिनकी उम्र और कपड़े अलग-अलग थे, उन्हें मंच पर दौड़कर आकर मेरे पैरों से लिपटने और मुझे पापा कहने की शिक्षा दी गई थी। मैं हार मान गया। मैंने अपने झंडे नीचे उतार लिए और आत्मसमर्पण कर दिया। मैं न्यूयॉर्क राज्य में गवर्नर के चुनावी अभियान के लिए योग्य नहीं था और इसलिए मैंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का पत्र भेज दिया और अत्यधिक निराशा के साथ मैंने उस पत्र पर साइन किया, सच्चे दिल से, जो कभी एक सभ्य आदमी था, लेकिन अब
इस तरह से हमने इसकी कहानी को डिस्कस किया है। इस कहानी में मुख्य रूप से मार्क ट्वेन अमेरिका में एक चुनाव लड़ने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, जबकि सामने दो विरोधी थे जो अलग अलग पार्टियों से थे, रिपब्लिकन पार्टी से और डेमोक्रेट पार्टी से। इन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जैसे अपने साथियों की सामान को चुराने का आरोप मोंटाना शहर में, कोचीन चाइना में एक विधवा के जमीन को हड़प लेने का आरोप, शराब पीने का आरोप, घूस लेने का आरोप, अनाथ आलय को जला देने का, और कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों का मुख्य उद्देश्य यह था कि इनकी छवि को धूमिल कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास एक अच्छा चरित्र था जिसे पूरी तरह से इनके विरोधियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। और अंततः इन्होंने अपने उम्मीदवारी के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। जैसा कि इनकी दादी के पत्र में भी लिखा गया था कि अगर तुम चुनाव लड़ते हो तो तुम्हें स्मिथ और ब्लैंक जे ब्लैंक, जो कि काफ़ी गिरे हुए व्यक्ति हैं, उनके लेवल पे गिरना होगा, और क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और अंततः मार्क ट्वेन ने पाया कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि इसमें उन्होंने काफ़ी देर कर दी। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए किसी आरोप का उत्तर नहीं दिया, वे सब सहते गए, और अंततः यही हुआ कि उनकी छवि पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। अगले वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को और एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हालांकि यह कहानी मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका सारांश डिस्क्राइब किया था, जिसे पढ़कर काफ़ी लोगों को समस्या हुई, क्योंकि सारांश बहुत डिटेल में नहीं था और ये कहानी बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा ही जटिल है। इस कारण काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि हमें इसमें बहुत इशू आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपने कहानी को स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। तो मैं बता दूं कि मैंने उस वीडियो में कहानी डिस्कस ही नहीं करी थी, मैंने केवल सारांश बताया था, क्योंकि उस समय परीक्षा काफ़ी नज़दीक थी और समझाने का समय नहीं था। हालांकि अब जब समय है तो मैं आपको रनिंग फॉर द गवर्नर की पूरी कहानी डिटेल में समझा चुका हूं, और आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भी दे दूंगा, तो आप इसे पढ़ भी सकेंगे। अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आई या कुछ डाउट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार और इस कहानी को पढ़ें। इसमें मार्क ट्वेन के ऊपर जब वे चुनाव में खड़े हो जाते हैं, अखबारों ने जो जो आरोप लगाए उनको संकलित कर दिया गया है, और अंत में मार्क ट्वेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। तो जो कहानियां अखबारों में छपी हैं वो पूरी तरह से झूठ हैं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं। इस वजह से किसी भी समरी को पढ़कर या सारांश को पढ़कर इस कहानी को समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। यही कारण है कि आपको इसकी कहानी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और रही बात एमसीक्यूज़ की, तो उनकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल पर हिंदी फाउंडेशन कोर्स, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, साथ ही व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण जैसे फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप इन्हें प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।